पॉलिसी की कमजोरी है जिसको सही करने की बैलेंसिंग उसमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल जनरल साहब, हम आपके पास तुरंत वापस आ रहे हैं, लेकिन कमलेंद्र चिनॉय जी, हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे, आपको नहीं लग रहा कमल कि जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, हम अपनी चीजों को पुख्ता तरीके से अपने पड़ोसियों के सामने नहीं रख पाते? चाहे हम पाकिस्तान की बात करें या अब हम चीन की बात करें, चीन के सामने भी अब हम एक तरह से घुटने टेकते हुए ही दिख रहे हैं, और ये एक पॉलिसी फ्लॉ लगातार दिख रहा है। नहीं, ये नई बात क्या है? 1962 के युद्ध के बाद एक हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट बनाया गया कि क्या गलतियां हुई जी, वो रिपोर्ट को दबा दिया, और सरकार के लोगों ने भी नहीं देखा, और मुझे विश्वास है कि जनरल मलिक ने भी नहीं देखा होगा। उस पर कई आरटीआई आए। तो यदि जब आप गलती करते हैं या आपकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, उससे आप सीखने को तैयार नहीं है जी, तो चीन जैसे शक्तिशाली देश जिसके बहुत डिप्लोमेटिक लिंक्स है, बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको आप कैसे संभालेंगे? जनरल साहब ठीक कह रहे कि आप इतने पीछे रह गए कि पीआर विजिट हो गया, मगर जब उससे पहले हमारे मंत्री गए थे, सलमान खुर्शीद भी गए थे, वो क्या हासिल करके आ गए? बिल्कुल, तो ग्राउंड वर्क, होम वर्क नहीं हो रहा। सलमान खुर्शीद तो दरअसल ये हासिल करके आए थे कि जहां पर हम थे उससे भी पीछे वापस खींच लाए थे हमें। नहीं, क्योंकि कोई होमवर्क नहीं हो रहा है। आपको समझना होगा कि क्या है चीन के कंस्ट्रेंट्स जी, उनको हमारे पास इसलिए आए क्योंकि उनको अब खतरा लग रहा है एशिया पैसिफिक जोन में, क्यों अमेरिका ने कहा कि वो वहां शिफ्ट करेगा जी, मगर स्ट्रैटेजी फिर फोर्स के लोग और ऐसे जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात करके बनाया जाए। ये जनरल मलिक अब यहां आके हमें बता रहे हैं क्योंकि बाकी जनरल से पूछा नहीं गया कि हम क्या करें नहीं करें। बिल्कुल, ये पते की बात है। आखिरकार हमारे तमाम प्रशासन में और हमारे राजनीति और कूटनीति के जो जानकार हैं वो ऐसा क्यों मानते हैं, जिस पर हम लगातार सवाल भी उठाएंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे कि क्यों नहीं इस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। आइए जरा इस रिपोर्ट को पहले देखते हैं। दिल्ली में भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई, अच्छी बातें हुई, देखने में ऐसा लगा कि रिश्ते ऐसे सुधर रहे हैं कि दोनों देश बेताब हैं। लेकिन क्या यही ठोस सच्चाई है? सबसे बड़ा सवाल आज ये है, क्या चीन के साथ हम बराबरी का रिश्ता रखने की हैसियत भी रखते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा सच नहीं है। चाहे आप सैन्य ताकत की बात करें, चाहे आप आर्थिक ताकत की बात करें, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक ताकत की बात करें, हर मामले में आज भारत चीन से पिछड़ता दिख रहा है, और यह कहीं ना कहीं हमारी सरकार की कमजोरी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग से हाथ मिलाया, लेकिन क्या चीन ने दिल खोलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढना भारत के लिए कभी भी आसान नहीं रहा। जानकारों की माने तो चीन की ये चाल बहुत पुरानी है। इनका मानना है कि चीन जैसे पड़ोसी के साथ रिश्ते सुधारने की तमन्ना एक अच्छा रवैया माना जा सकता है, लेकिन इससे क्या हम अपना रुतबा बढ़ा पाते हैं? मनमोहन सिंह ने वो सवाल ली केक्यांग से क्यों नहीं पूछे जो भारत के सीने में शूल की तरह चुभते हैं। उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों में चीन की नीति क्या है, क्यों वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ शह देता रहता है। ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर पर चीन की नीति क्या है। भारत चीन के साथ अपनी सीमा का विस्तार 4000 किलोमीटर तक मानता है, लेकिन चीन के मुताबिक ये महज 2000 किलोमीटर है। इसकी वजह यह है कि वो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं। दोनों देशों के रिश्तों की पड़ताल करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि दरअसल भारत को लेकर चीन की नीति बिल्कुल साफ है, लेकिन चीन को लेकर भारत की नीति ऊहापोह वाली रही है। यही वजह है कि हाल में ही लद्दाख में चीनी सेना के घुसपैठ को भारत का विदेश मंत्रालय चेहरे पर फुंसी की तरह मानता है। वहीं भारतीय सेना इसे भारतीय सीमा में अतिक्रमण मानती है। यही नहीं, मनमोहन सिंह ने भी केक्यांग के सामने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। वो वर्ड करने के तरीके होते हैं, लेकिन उस विषय पर कोई भी स्टैंड जो है उसको हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो वीजा का मामला हो, चाहे बाउंड्रीज का मामला हो, और स्पेशल इनकर्शन के द्वारा, ताकि वो बातें बहुत फैले नहीं और पूरे जो बॉर्डर हैं उनके ऊपर लड़ाई झगड़ा ना हो।
उन सबको और भारत की सुरक्षा और इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को सामने रखकर ही लिए जाने चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। इनकी सलाह है कि जितनी जल्दी हो सके भारत चीन की चिकनी चुपड़ी बातों से बचने के रास्ते निकालकर अपने हित की बात करना सीख ले, नहीं तो दुनिया की बड़ी ताकत बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। टीम न्यूज नेशन। तो ये तमाम चिंताएं हमारी जरूर हैं। इससे पहले कि हम जनरल मलिक से ये सवाल लें कि आखिरकार हमें आगे का रास्ता क्या इख्तियार करना चाहिए, आइए आपको हम दिखाएं कि चीन की मीडिया में भी लगातार भारत और चीन के इस दौरे को लेकर खबरें चल रही हैं। ये ग्लोबल टाइम्स वहां का अखबार है जिसमें ये चल रहा है, खबर चल रही है कि एक तरफ ड्रैगन और दूसरी तरफ एलिफेंट की सब उपाधि दी जा रही है दोनों देशों को। दोनों देशों के बीच में कई कमजोरियां हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है और दोनों देश कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी खबरें अब लगातार ग्लोबल टाइम्स में छप रही हैं, इसके साथ साथ अन्य अखबारों में भी छप रही हैं। आज सुबह ही जिस तरीके से आपने देखा होगा, चीन के प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी सुर्खियां उनके उस दौरे को लेकर है जो कि भारत में आए हैं, अब कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब चीन पहुंचे तो उसी तरह की सुर्खियां चीन के अखबार में भी बने। अब यह वास्तविकता में होता है या नहीं, इसके बारे में कहना संभव नहीं है। तो इस तरह की चर्चाएं चीन के मीडिया में भी चल रही हैं। जनरल मलिक, आप जो बातें सामने रख रहे थे, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। आप भी सेना अध्यक्ष रह चुके हैं और एक ऐसे मौके पर जब देश बहुत ही नाजुक वक्त से गुजर रहा था। सवाल यहां यह उठ खड़ा होता है कि ना तो भारतीय सेना दौलताबाग गोल्डी जैसी स्थिति को देखकर भी अपने आप को सजग करने की कोशिश करती है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करती है, ना ही नए डिविजन्स बनाने की बात करती है जिससे हम चीन को मुंहतोड़ मुकाबला का जवाब दे सके। तो हमारी नीति है क्या? हम दरअसल चीन को लेकर करना क्या चाहते हैं? यही बात हमको समझ नहीं आ रही है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। इसलिए मैंने बोला है कि हमारी जो नीति है वो सही नहीं है, उसमें कोई बैलेंस नहीं है। देखिए, आप जितनी भी ट्रेड और कॉमर्स को आप इंप्रूव कर लें, चाहे आज तो हमारे वो फेवर में नहीं है, हमारे फेवर में आ भी जाए, तब भी ये जो नेशनल सिक्योरिटी के, नेशनल इंटरेस्ट के जो मामले हैं, उनको आप छुपा नहीं सकते, उनको आप कारपेट के नीचे नहीं डाल सकते हो। और ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। अभी मुझे कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट मिली है कि जो हमारा रोड है जी असम से तवांग की तरफ जाता है, उसकी हालत बहुत खस्ता है, उसके ऊपर बल्कि पहले से भी और खराब हो गई है जी। और हम लोग बार बार यही कहते हैं कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनेगा नहीं तो हम वहां पर फौज को तैनात कैसे कर पाएंगे, उसे हम कैसे उसको इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। अभी एक यही जो पिछला इंसिडेंट हुआ जी, वो हमको डरा के चले गए और उसके बाद में हम लोगों को बोला गया है कि आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बनाएंगे ही नहीं। कश्मीरी लद्दाख के लोग रो रहे हैं कि वो लोग सड़क नहीं बना सकते, वो लोग कोई वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो चाइनीज के सोल्जर्स जो हैं, पीएलए सोल्जर्स, वो आके उनको डरा धमका के चले जाते हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि क्यों नहीं हम लोग, मैं ये ग्लोबल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं करता, लेकिन हमको अपने नॉर्दर्न जो पार्ट है, हमारी जो अपनी टेरिटरी है, उसको तो हम डिफेंड कर सकते हैं, उसमें हमारी ताकत है जी। लेकिन क्यों नहीं हम लोग करने के लिए उसके लिए तैयारी करते हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकार की नीति बनाई जा रही है। बिल्कुल जनरल मलिक, कुछ जानकारों का ऐसा, हमारी नीति एक्सटर्नल अफेयर्स ज्यादा उसको मानती है, डिफेंस के बारे में उनको कुछ समझ नहीं आती है। बिल्कुल जनरल मलिक, एक कुछ हलकों में ये चर्चा भी बहुत सुर्खियों से है कि दौलताबाग वाला जो पूरा मामला, दौलता बेग वाला जो पूरा मामला था, या फिर अगर आप अरुणाचल प्रदेश की ही बात करें, इन तमाम जगहों पर अब चीन चाहता है कि जल्द से जल्द सीमा विवाद अभी जो है उसको उसी तरीके से हल कर दिया जाए जहां पर चीन का कब्जा है। वो अपने कब्जे को उसी तरीके से बनाए रखना चाहते हैं, खास करके काराकोरम पास को लेकर, या फिर अभी जिस तरीके से कब्जे की स्थिति बनती हुई दिख रही है अरुणाचल में भी। आपको लगता है कि ये भारतीय हित में होगा, या आप मानते हैं कि दरअसल ऐसा कर देना, जो कि अभी चीन के कब्जे में जो स्थिति है उसे उसके हाथ में दे देना, दरअसल अपने राष्ट्रीय हित को कुर्बान करना होगा? देखिए, अगर ये बात मानते हैं तो सबसे पहले चीन को एलएसी के बारे में बताना चाहिए। वो अपनी एलएसी को क्लैरिफाई नहीं करते हैं,
बताते, और उसी की वजह से ये जो इंसिडेंट होते हैं जो लद्दाख में हुए हैं और इंकर्शंस होती हैं बार बार हर जगह के ऊपर, क्योंकि दोनों देश वो LAC के ऊपर के कौन सी लाइन है वो नहीं बताने को तैयार हैं, खासकर चीन जी। पहले हमने 9 डिस्प्यूटेड एरियाज माने थे, आज उसके बारे में वो भी नहीं बात होती है। तो अगर जब तक वो बताते नहीं है कि हमारी LAC क्या है, हम कैसे कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये एरिया आप रखो और ये एरिया हम रखेंगे। तो LAC को नक्शे के ऊपर बताना चाहिए ताकि आगे कोई इंसिडेंट ना हो, और उसके बाद में जब बॉर्डर सोल्यूशन हो जाता है तो उसका LAC को फिर हम भूल सकते हैं कि ठीक है उसने अपना काम कर दिया, अब हम एक एग्रीमेंट जो है बाउंड्री के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन बाउंड्री की तरफ जाना विदाउट फर्स्ट सॉर्टिंग आउट LAC, मैं समझता हूं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। कमल, अब जरा आपसे हम एक बारे में जानना चाहेंगे। सीमा विवाद तो एक पहलू है इसका, लेकिन अगर हम अरुणाचल की बात करें, अरुणाचल को लेकर अभी भी चीन पूरे तरीके से लगातार मानता रहा है कि ये उसका प्रदेश है, वो तो वीजा इशू करने को भी तैयार नहीं होता। उस मामले पर भी आज भी भारत ने कोई अपनी आपत्ति जाहिर नहीं की है। अगर आप कार्यक्रम पास की बात करें तो वहां पर भी हम कहीं कोई बात आगे रखते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो दरअसल हम करना क्या चाहते हैं, कूटनीतिक स्तर पर हम क्या हासिल कर रहे हैं? ये सब जो दौरे होते हैं इसका कोई मतलब भी है? जो आपने चीनी अखबार दिखाया था जी, जिसमें भारत हाथी था जी, तो हाथी तो काफी देर तक सोता है, और जनरल बने जानते अच्छी तरह से कि जब वो हथियार चाहते थे रक्षा के लिए, कहा जाता था कि पूंजी नहीं है, हम नहीं खरीद सकते। तो जो लोग रक्षा में खुद शामिल हैं उनकी बोलबाला नहीं है जी। फिर जहां तक बात हुई सीमा की जी, उसमें भारत ने पहल क्या किया, कोशिश क्या किया, फर्क है, मगर बातचीत करनी चाहिए। और कुछ हमारे दोस्त हैं जो चीन की भी दोस्त है, खास तौर से रूस। हमने कोशिश किया है ब्रिक्स में और संगठन में कि रूस का फायदा लेके बातचीत करे चीन में। हमारे यहाँ बस यही होता है कि लोकसभा में बातचीत होती है, फिर लोग आश्वासन देते हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं। और कॉम्पोजिट डायलॉग भारत के अंदर नहीं है कि फौजी क्या कह रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, चीन के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ये PR विजिट होता है, मनमोहन सिंह जी जाएंगे, उनका भी PR विजिट होगा, मगर कोई खास फर्क नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। जनरल मलिक साहब, हम आपसे और भी कई सवाल लेना चाहते थे लेकिन समय कम, इसलिए हम आपसे चर्चा आगे नहीं कर पाएंगे। कमल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हमारे दोनों विशेषज्ञ साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर भारत सरकार ने एक सुनियोजित कूटनीतिक रणनीति नहीं बनाई तो चीन के साथ हमारे संबंध, चाहे ऊपरी दिखावा जो कुछ भी हो, अंदर अंदर बहुत खराब और बुरी स्थिति में रहेंगे। चेतना बहुत जरूरी है। कुछ देर के लिए रुकते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे बीजेपी की नई टीम पर। राजनाथ की टीम, मोदी का रंग, हिंदुत्व की ढाल पर बीजेपी का मिशन 2014, रात 9:30 बजे। जो वल्गर हैं या जो एक रॉन्ग डायरेक्शन दिखाते हैं यूथ को या जनरेशन को, ये चीजें अवॉइड होनी चाहिए। बाकी जो अश्लील दिखाई जाती हैं वो पसंद नहीं है हमारे को। मैं गुजारिश करूंगा कि जब आप न्यूज दिखा रहे तो उसमें पूरी तरीके से न्यूज दिखाएं, उस पर फालतू के एड ना दिखाएं। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। ये क्रिकेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, मेरा गैंग है इस बार और जीतते जाना है। चलाओ ना बातों से बॉल, मेरे गैंग के आगे है कौन रे। जिसके सर पर टैलेंट का हाथ है, हिम्मत उसी के पास है, और वही गैंग IPL में खास है। देखिए IPL 6 का हर रंग न्यूज नेशन के एक्सपर्ट गैंग के साथ। तो आइए अब बात करते हैं टीम
राजनाथ की, या यूं कहें कि टीम नरेंद्र मोदी की कम से कम कुछ ऐसी ही छाप आती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे पहले कि इस पूरी रिपोर्ट का हम आपके सामने पेश करें, आइए आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे संगठन में क्या बदलाव किए हैं, किसको क्या प्रभार दिया है, और उसी से आप समझ जाएंगे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब अपने 2014 के लक्ष्य के लिए क्या रणनीति और क्या रास्ता इख्तियार करना चाहती है। तो आइए सबसे पहले दिखाएं कि राजनाथ सिंह, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष बने इस साल की शुरुआत में ही,